19 साल की लड़की रीता की शादी होने वाली थी कि अचानक उसकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद लगभग 3.5 साल से एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर में लड़की का कंकाल रखा हुआ था। इस दौरान लड़की के माता पिता थाने से लेकर अदालत तक दौड़ लगाते रहे। वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी का कंकाल दे दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये की वजह से ऐसा न हो सका। फिर करीब 2 साल बाद किसी को डीएनए टेस्ट कराने का आइडिया आया, मगर इसके बाद कहानी और ही उलझ गई। दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मैं डॉक्टर केशव कुमार उर्फ कमल नयन दास। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल और 4 महीने पहले। इटावा जिले की जसवंत नगर तहसील का गांव है चक सलेमपुर। उसी चक सलेमपुर की रहने वाली 19 साल की एक लड़की रीता कुमारी 19 सितंबर 2020 को अचानक अपने घर से गायब हो गई। रीता किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली और ऐसे गुम हुई कि किसी को ढूंढे नहीं मिली। इसी बीच घर वालों ने न सिर्फ अपने तौर पर रीता की बहुत तलाश की, बल्कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस रीता के बारे में कोई खास जानकारी जुटा पाती, गांव के बाहर एक बाजरे के खेत से एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल को देखकर साफ था कि उसकी मौत किसी केमिकल से जलाए जाने के चलते हुई है या फिर कत्ल के बाद लाश पर केमिकल डाला गया है। वैसे तो कंकाल को देखकर मरने वाले की पहचान करना नामुमकिन थी, लेकिन कंकाल के पास से मिला लेडीज चप्पल और कपड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कंकाल किसी और की नहीं बल्कि बमुश्किल हफ्ते भर पहले गायब हुई रीता का ही है। रीता के घर वालों को भी जब इस कंकाल का पता चला तो वो भागे भागे उस खेत के पास पहुँचे और कंकाल को अपनी बेटी का होने की बात कहते हुए उस पर दावा कर दिया। घर वालों का कहना था कि चूंकि कंकाल के पास से मिले कपड़े और चप्पल रीता के ही हैं, ये लाश रीता के सिवाय किसी और की हो नहीं सकती। और तो और घर वाले रीता को इस हाल में पहुंचाने वाले यानी उसके कातिलों के नाम भी बता रहे थे। मगर रीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने, गांव के बाहर से कंकाल के बरामद होने और कंकाल के साथ ही रीता के कपड़े और चप्पल मिलने के बावजूद पुलिस ने रीता के घर वालों के दावों पर यकीन नहीं किया और किसी साइंटिफिक रिपोर्ट के बगैर उन्हें वो कंकाल सौंपने से भी मना कर दिया। पुलिस ने कंकाल बरामद की और उसे सीधे इटावा के सरकारी अस्पताल की मार्चरी में रखवा दिया और बस इसी के साथ एक कंकाल के फ्रिज में बंद होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे 3 साल और 4 महीने तक चलता रहा। इस बीच रीता के घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक राम कुमार नाम के एक शख्स और उसके घर वालों पर अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लेकिन लाख शिकायत के बावजूद उन्हें न तो वो कंकाल मिला और न ही वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 2 साल में
पहली बार इटावा पुलिस ने साल 2022 के शुरुआती दिनों में कंकाल के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद की लेबोरेटरी में भिजवा दिया। लेकिन रीता के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब 26 मार्च 2022 को लैब से आई रिपोर्ट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि लाश उनकी बेटी की है या नहीं। असल में डीएनए का सैंपल सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट अस्पष्ट थी। चूँकि रिपोर्ट साफ नहीं थी तो रीता के घर वालों ने उनकी दोबारा डीएनए जांच करवाने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने फिर से उसी साल यानी 18 अगस्त 2022 को एक बार फिर से कंकाल के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाया और दोबारा जांच के लिए भिजवाया। लेकिन सितम देखिए कि इस कोशिश का नतीजा भी वही निकला जो पहली बार निकला था। लैब से बताया गया कि सैंपल ठीक नहीं होने की वजह से डीएनए मैचिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। यानी कंकाल को लेकर घर वालों का इंतज़ार एक बार फिर से लंबा हो गया। अब हार कर रीता के घर वालों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि इससे पहले दोनों बार रिपोर्ट साफ नहीं आई थी और कंकाल भी जस का तस फ्रीजर में ही पड़ा था। घर वालों ने एक बार फिर से कंकाल से उनकी डीएनए मैच करवाने की गुहार लगाई और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो इसके लिए खर्च वहन करने को भी तैयार है। घर वालों की इस फरियाद को हाई कोर्ट ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई कि आखिर कैसे पुलिस ने 3 साल से भी ज़्यादा समय से एक कंकाल को फ्रीजर में रख छोड़ा है, जबकि किसी भी लावारिस लाश को ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे तक मर्चरी में रखे जाने का नियम है और इसके बाद जरूरी सैंपल सुरक्षित रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था। यहाँ पर पूरा का पूरा कंकाल ही फ्रीजर में पड़ा था, लेकिन सैंपल ही सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मगर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अदालत के आदेश पर इटावा पुलिस ने तीसरी बार डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाए, कंकाल के भी और रीता के माता पिता के भी। और इस बार जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो वही हुआ जिसका दावा रीता के घर वाले 3 साल से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी कि कंकाल किसी और का नहीं बल्कि चक सलेमपुर गांव की लड़की रीता का ही है। अब पुलिस ने आनन फानन में न सिर्फ रीता के घर वालों को बुलाकर 3 साल और 4 महीने बाद अचानक वो कंकाल उनके हवाले कर दिया, बल्कि जल्दबाजी में गांव के ही एक खेत में उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। रीता के वो अवशेष पुलिस ने अपनी मौजूदगी में घर वालों से ही ज़मीन में दफन करवा दिए। यानी जो डीएनए सैंपल 2 जांच में फेल हो गया, तीसरी बार लिए गए सैंपल से न सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट क्लियर हो गई बल्कि ये भी साफ हो गया कि कंकाल रीता का ही है। फिलहाल पूरे 40 महीने बाद मर्चरी में बंद एक कंकाल की रिहाई तो हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया और तो और घर वालों को भी ये राहत मिल गई कि वो अपनी बेटी का अंतिम क्रियाएं कर सके। और जो वो लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी बेटी का कंकाल फ्रीजर में बंद है, कम से कम उसकी अंतिम संस्कार तो कर दे, उनका कर्म क्रिया तो कर दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जिसके लिए लड़ाई वो लड़े
वो तो वो कर दिए, लेकिन जो सवाल अब सामने खड़ा है वो है कि आखिर रीता को इस हाल में पहुंचाने का दोषी कौन है। अगर वो वही है जिस पर घर वाले शुरू से इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, तो आखिर पुलिस की तफ्तीश से ये कब तक पता चलेगा कि रीता का कत्ल उसी गांव के रहने वाले राम कुमार ने किया था या फिर किसी और ने। आखिर पुलिस कत्ल के उस मामले में मकतूल को कब तक इंसाफ दिलाएगी, जिसमें मरने वाले की पहचान पता करने में ही उसे 3 साल से ज़्यादा लग गए। पुलिस सूत्रों की माने तो इटावा की रहने वाली 19 साल की रीता अपने गांव के ही राम कुमार यादव नाम के एक शख्स के बेहद करीब थी। दोनों की फ़ोन पर एक दूसरे से न सिर्फ लंबी बातें होती थी, बल्कि दोनों वक्त वक्त पर एक दूसरे से मिलते भी थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों न सिर्फ अलग अलग बिरादरी से थे, बल्कि राम कुमार शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। ऐसे में दोनों के घर वालों को ही रीता और राम कुमार के इस रिश्ते पर एतराज़ था। यही वजह है कि जब गांव के बाहर खेत से एक कंकाल मिला और कंकाल के पास से रीता के चप्पल और कपड़े मिले, तो रीता के घर वालों ने सीधा इल्ज़ाम राम कुमार और उसके घर वालों पर लगाया। रीता के घर वालों का कहना था कि राम कुमार ने अपने घर वालों के साथ मिलकर रीता का कत्ल कर दिया है। सितम देखिए कि रीता की गुमशुदगी की शुरुआती तफ्तीश में भी इस बात का इशारा मिला था कि उसकी गुमशुदगी से गांव के ही राम कुमार का कोई न कोई रिश्ता ज़रूर है, क्योंकि अपने मोबाइल फ़ोन पर उसकी आखिरी बातचीत भी राम कुमार से ही हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस ने कभी इस पहलू को ठीक से खंगालने की ज़रूरत ही नहीं समझी। शायद पुलिस ये सोचकर तफ्तीश करने से बचती रही कि अभी तो रीता की लाश की पहचान भी नहीं हुई है। जब लाश की पहचान हो जाएगी तो फिर तफ्तीश का देखा जाएगा। इसी दौरान राम कुमार का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट में कंकाल रीता का होने की बात साफ होने पर अचानक राम कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उधर 3 सालों से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक पुलिस को रीता का मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला है और अब इतने साल बाद इस बात की गुंजाइश भी कम है कि रीता का मोबाइल फ़ोन पुलिस कभी बरामद कर भी पाएगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को आहत करना नहीं है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य सचेत करना और जागरूक करना है। आप भी सचेत हो जाए और जागरूक हो जाए। चलिए साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।